हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, इसमें हम न्यूट्रिएंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो किस किस फूड में प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं उनके। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं एक अलग टॉपिक, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस्ड मीन्स बैलेंस होना चाहिए। कोई भी चीज़ करते हो तो कहते हैं ना बैलेंस होना चाहिए। मान लो कि आपको एक कोई डेयर दे दे, क्या डेयर दे कि ये कोई दो पोल हैं, इन दो पोल के बीच में एक स्टिक है जो कि यहाँ बांध के रखी है, आपको इस स्टिक के ऊपर से चलना है। ठीक है, आपको ये डेयर मिला है, यहाँ पे चलना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं देन यू विल मूव डाउनवर्ड्स, गिर जाएंगे ना आराम से। ठीक है, अच्छी खासी चोट भी लगेगी जिसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही होता है हमारे फूड में। जो हमारा फूड है वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का क्या मीन्स है कि हमारे फूड के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए प्रॉपर क्वांटिटी में। ये नहीं कि आप न्यूट्रिएंट्स तो खा रहे हैं लेकिन एक न्यूट्रिएंट को आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एक को कम कंज्यूम कर रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को है उन न्यूट्रिएंट्स की, उसके अकॉर्डिंग वो क्वांटिटी न्यूट्रिएंट्स की मेंटेन रहनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स एक प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ना कोई ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ना ही कोई कम प्रेजेंट होता है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में और एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में प्रेजेंट हों हमारी डाइट में। तो बैलेंस डाइट है, ये हमें ध्यान कैसे रहेगा कि क्या क्या, तो क्या होगा, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपके जो डाइट है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड भी प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा फैट कंटेनिंग फूड भी प्रेजेंट होना चाहिए। फिर जो प्रोटीन कंटेनिंग जो फूड होता है वो भी होना चाहिए। विटामिन्स वाला भी फूड होना चाहिए जिसके अंदर विटामिन्स हों। मिनरल्स वाला फूड भी होना चाहिए जिसके अंदर मिनरल्स हों। और कुछ डाइटरी फाइबर्स भी प्रेजेंट होने चाहिए उस फूड में। इसके अलावा वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। आपकी डाइट में ये सब प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, तभी उसको क्या बोलेंगे, बैलेंस डाइट। और आपकी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होगी, क्योंकि जब भी डेफिशिएंसी होती है तो हमें क्या होती है, डिजीज़ हो जाती है। तो ये सब होने चाहिए। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या कंज्यूम करना चाहिए, क्या कंज्यूम करना चाहिए, जो कि हमें एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। ये हमें क्विक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हम आराम से काम कर पाते हैं अपना। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके बाद जो हमें कंज्यूम करने चाहिए, कुछ विटामिन्स मिनरल्स कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स इनको कंज्यूम करना चाहिए। फिर उसके बाद इनसे भी कम थोड़ा क्या कंज्यूम करने चाहिए, प्रोटीन्स। और सबसे कम जो न्यूट्रिएंट हमें कंज्यूम करना चाहिए वो न्यूट्रिएंट है फैट। ओके, तो हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करना चाहिए और सबसे कम फैट को कंज्यूम करना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट से कम विटामिन्स एंड मिनरल्स, और विटामिन्स एंड मिनरल्स से भी कम प्रोटीन्स को कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस ऑर्डर में अपनी जो डाइट होती है उसमें बैलेंस रखना पड़ता है न्यूट्रिएंट्स का, कि ऐसे इतने न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें कंज्यूम करने पड़ते हैं। अब जैसे हमारी डेली डाइट होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है कि हम कितना खाना खाएंगे, कितना नहीं खाएंगे। वो आपकी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला, आपकी एज क्या है, आपकी उम्र क्या है।
एक तो छोटा बच्चा है वो 1 रोटी खाता है, एक बड़ा बच्चा है वो 3-4 रोटी खाता है। तो आपकी एज पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। सेकंड जो फैक्टर है कि आप किस टाइप का काम कर रहे हैं, टाइप ऑफ वर्क। तो अगर हम एज की बात करें तो बचपन की बात करें, बचपन में क्या होता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो बोन्स होती है, मसल्स होती हैं उनकी, वो ग्रोथ करती रहती हैं और उसके लिए उसे क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए और प्रोटीन्स भी। एनर्जी भी चाहिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी मटेरियल चाहिए। तो एनर्जी के लिए तो ये कंज्यूम करेगा कार्बोहाइड्रेट और बॉडी बिल्डिंग के लिए कंज्यूम करेगा प्रोटीन्स को। ठीक है, तो एज के साथ जो फूड होता है वो डिफरेंट होता है। टाइप ऑफ वर्क, मान लो कोई इंसान है वो फिजिकल वर्क कर रहा है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं पूरे दिन उनकी बॉडी से काम लिया जाता है, पूरा फिजिकल वर्क होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनको, तो इन्हें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड दिया जाता है। और एक है कोई बंदा जो ऑफिस में काम कर रहा है, मान लो बैंक में है या फिर कहीं और ऑफिशियल वर्क कर रहा है, तो वो पूरे दिन उसको चेयर के ऊपर बैठना है, उसे सिर्फ अपने माइंड से काम करना है, ना कि अपनी बॉडी से। तो वहाँ कोई फिजिकल वर्क नहीं होता है थोड़ा बहुत माइनर फाइल्स इधर उधर उठा के रखती, उसे कोई फिजिकल वर्क नहीं कहते। तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करने की रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल वर्क वाले इंसान को। ठीक है, जो ज़्यादा अपनी बॉडी से काम लेता है। ठीक है, तो डेली डाइट इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारी जो डाइट है वो हमने अच्छे से खा ली, लेकिन जो डाइट है वो भी इनफ नहीं है हमारी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से बना हुआ होना चाहिए, पका होना चाहिए, हमें उसमें टेस्ट भी आता है उससे। ठीक है, तो प्रॉपरली जो खाना है वो कुक्ड होना चाहिए, पका हुआ होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें उसको डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है और ये खाना टेस्टी होता है। अब क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ भी अच्छी नहीं है। क्यों चीज़ अच्छी नहीं है? क्योंकि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, क्या करते हैं, बहुत बड़े फूड मेकर हैं। क्या करेंगे, सब्जी बना रहे हैं, जैसे ये आपके घर का कोई प्रेशर कुकर लगा लीजिए, क्या किया, सब्जी बना रहे हैं, सब्जी के जो पीसेस हैं वो इतने हैं। ठीक है, क्या किया, ये पूरा जो प्रेशर कुकर है ये पानी से भर दिया। क्या फ़ायदा हुआ उसका? What is the benefit of this? You can even think about it. क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, आपको क्या फ़ायदा है इसका? इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर के अंदर लॉस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप सब्जी खाएंगे तो इस जो सब्जी का ये जो पानी है ना, जो वाटर आपने डाला है, इसको आप अच्छे से पूरी तरह से कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाते और कुछ जो सब्जी के न्यूट्रिएंट्स है वो पकते टाइम इस पानी के अंदर डिसोल्व हो चुके हैं, वाटर के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं और कुछ मिनरल्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं इस टाइम पे। ठीक है, अगर हम एक्सेस वाटर का यूज़ करेंगे तो ये लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो कुकिंग में भी ज़्यादा अपना दिमाग ना लगाएं, थोड़ा कम ही लगाएं कि इतना पानी डालेंगे तो भी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। फिर उसके बाद अगर बात करें वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स, आपने कट कर लिए, छोटे छोटे पीसेस बना लिए उसके बाद आपने क्या किया, उनको पानी में डाल दिया। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इनको कट करने के बाद या फिर पील ऑफ करने के बाद, छीलने के बाद अगर इनको वॉश करते हैं तो क्या होगा, इनमें से कुछ विटामिन्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, विटामिन्स। ठीक है, तो ये रीज़न होता है कि हम कट करने के बाद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को
वॉश नहीं करते। जैसे ही मम्मी पापा हमारे घर पे वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके आते हैं, उसी टाइम पे उसको वॉश करके रख देते हैं। ठीक है, कट करने के बाद उसको कभी वॉश नहीं करना चाहिए। राइस, पल्सेस, अगर इनकी एक्सेस वॉशिंग की जाए, रिपीटेड वॉशिंग की जाए, तो इनके अंदर से भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। कुछ विटामिन्स या फिर मिनरल्स, ये क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे अगर इनको बार बार आप वॉश कर रहे हैं तो। ओके, तो ये था कि जो बैलेंस डाइट है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए प्रॉपर क्वांटिटी में। अगर हम उनको कुकिंग करते हैं तो पानी में क्या क्या चीज़ें लॉस्ट हो जाती हैं। वेजिटेबल्स फ्रूट्स को कट करके कभी नहीं धोना चाहिए। राइस एंड पल्सेस हैं, इनको भी ज़्यादा बार नहीं धोना चाहिए, रिपीटेड वॉशिंग नहीं करनी चाहिए। एक बार आपने वॉश किया, उनका वाटर बाहर निकाल दिया, फिर आपने दोबारा से वॉश किया, फिर पानी बाहर निकाल दिया, ऐसे कंटिन्यूसली अगर आप 9 to 10 टाइम्स उसको रिपीट करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे। फिर एक टर्म सुनियो आपने, ओबेसिटी, है ना, जो बैठे बैठे खाते रहते हैं, होता है मोटापा। क्या होगा, हमने कहा कि फैट सबसे कम कंज्यूम करनी चाहिए। एक बंदा है वो क्या कर रहा है, उसको फैट अच्छी लगती है, वो फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को बहुत हाई अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, हमने कहा कि हमारी जो बॉडी है वो फैट को स्टोर करती है। ठीक है, तो अगर हम फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर हाई फैट हमने कंज्यूम किया तो क्या होगा, हमारी बॉडी फैट का क्या करती है, स्टोर करती है। तो ये स्टोर करेगी तो क्या होगा, कुछ जो फैट है, जो ये हमारी स्किन है, स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन थिकन होना शुरू हो जाती है, मोटी होना शुरू हो जाती है। तो ये स्टोर्ड फॉर्म कुछ तो अंडर स्किन डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से थिकनिंग आनी शुरू हो जाती है हमारी स्किन के ऊपर। तो क्या होगा, जैसे ही फैट ज़्यादा कंज्यूम होगी तो आपकी कुछ जो वॉल्स होती हैं, जैसे हम बात करें ब्लड वेसल्स पता है क्या होती हैं, जो कि ब्लड को कैरी करते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, यहाँ से भी ब्लड वेसल्स की यहाँ पे थिकनिंग होना शुरू हो जाएगी। और थिकनिंग होने से क्या होगा, एक प्रॉपर क्वांटिटी में जो हमारा ब्लड कहाँ पहुँच रहा था, हार्ट के पास पहुँच रहा था, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड था, वो नहीं पहुँच पाएगा, तो प्योर ब्लड नहीं हो पाएगा हमारे बॉडी में। तो ऐसे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं जो ओबेसिटी क्यूज करती है। तो कम से कम हमें फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से कोई डिजीज़ होती है जिसका नाम है हार्ट डिजीज़। हार्ट में प्रॉब्लम होने लग जाती है आपको। ठीक है, तो कम फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए, इतने ही फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना चाहिए जितना कि आपकी बॉडी टॉलरेट कर सकती है। अगर मान लो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं तो वो आपके लिए ही हार्मफुल है, आपके लिए ही नुकसानदायक है। घर वाले आपको ला देंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम आपको ही होगी फ्यूचर में, उन्हें नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर आपको प्रॉब्लम होगी, अपने बच्चों को प्रॉब्लम में देख के उन्हें भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कम फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कीजिए, जितना कम हो सके उतना कम। उसके बाद एक और टर्म आती है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मीन्स जो फूड होता है उस फूड के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की, एनी न्यूट्रिएंट, अगर डेफिशिएंसी हो जाए, उसकी कमी हो जाए, फूड के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। इस माल न्यूट्रिशन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं ये सिम्टम्स, कि हमारी बॉडी के अंदर किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हुई है, किस न्यूट्रिएंट की कमी हुई है। लास्ट लेक्चर्स में हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी विटामिन्स और मिनरल डेफिशिएंसी को स्टडी किया था, कि कौन सा विटामिन है उसकी कमी होने से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, कौन सा मिनरल है उसकी डेफिशिएंसी होने से क्या सिम्टम्स आते हैं।
ठीक है, तो ऐसे ही हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डेफिशिएंसी को देखते हैं। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? क्विक एनर्जी। तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जो हमारी बॉडी को मेंटेन कर सके। ठीक है, अगर ये एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारे अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होगा, इतनी ताकत नहीं होगी कि हम कोई भी काम कर सके। हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ठीक है, और कोई भी फिजिकल वर्क है वो हम नहीं कर पाएंगे, हमें चक्कर आने लग जाएंगे जब हम चलेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होता है। अगर बात करें प्रोटीन डेफिशिएंसी की, जिसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से 2 डिजीजेज होती हैं जो मेन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वाशी ऑर्कर, ठीक है। सेकंड होती है मरास्मस। जो क्वाशी ऑर्कर है वो किन बच्चों को होती है? जो अंडर 5 होते हैं, मतलब 5 साल से कम के होते हैं, उनको होती है। मरास्मस इन्फेंट्स को होती है। इन्फेंट्स क्या होते हैं? जो न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, उनको मरास्मस होती है। और क्वाशियोर्कर जो 5 या 5 साल के जो नीचे के बच्चे होते हैं उनको क्वाशियोर्कर होती है। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? इन दोनों में जो सिम्टम्स दिखते हैं कि उनकी जो ग्रोथ है, प्रोटीन है वो नई सेल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो न्यू सेल्स नहीं बनेंगी तो क्या होगा? इनकी स्टंटेड ग्रोथ होगी, बहुत कम ग्रोथ होगी। ठीक है, इनका जो फेस है उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग ऑफ फेस। और जो हेयर्स हैं इनके, उनमें क्या हो जाएगा? डिस्कलरेशन हो जाएगा, उनका कलर अजीब सा हो जाएगा, उनका कलर नहीं दिखेगा। उसके अलावा कुछ स्किन डिजीजेज भी होती हैं। ठीक है, तो इनको फिर क्या करना चाहिए? हमें प्रोटीन रिच डाइट देनी चाहिए, जिससे कि इनके जो सारे सिम्टम्स हैं ये एज के साथ क्योर किए जा सकें। तो ये हमने डिस्कस किया बैलेंस डाइट क्या होती है, ओबेसिटी, माल न्यूट्रिशन, और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से क्या होता है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती है, उनके क्या सिम्टम्स हैं। ओके, आप इन सबको रिवाइज करना, होप सो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।